देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में हुआ एक ऐसा हादसा सुनाने जा रहा हूँ जो कि मैंने आज भी अपने दिल के अंदर डर और भय के रूप में बैठा कर रखा है। हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और मुझे अब बीएड की तैयारी करनी थी, जिस वजह से मैंने काफ़ी सारी वैकेंसी ढूंढने की कोशिश की। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किसी सरकारी जॉब में लग ही जाऊंगा तो घर वालों का नाम भी ऊंचा हो जाएगा, और यही सोचकर मैं अब तैयारी करने लगा था। इसी बीच हमारे बाजार में मैंने एक लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। उस लाइब्रेरी का नाम राज लाइब्रेरी था। राज नाम की वो लाइब्रेरी दिखने में काफ़ी अच्छी थी और अंडरग्राउंड के अंदर भी बनी हुई थी, और ऊपर से उसके अंदर गर्मियों में ठंड का जमावड़ा रहता था, जिस वजह से मैंने उस लाइब्रेरी को चुन लिया था। लेकिन उस लाइब्रेरी के आजू बाजू में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। कुछ लोग रात में भी उस लाइब्रेरी के आजू बाजू में भटकने से मना करते थे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं लाइब्रेरी के अंदर रात और दिन दोनों टाइम रुक सकूं, क्योंकि मुझे इन दोनों पढ़ाई के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जोर देना था। जब मैंने लाइब्रेरी के ओनर से इस बारे में बात की तो उसने कहा, ठीक है तुम रुक सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, लाइब्रेरी से बाहर मत निकलना, और लाइब्रेरी के अंदर जो भी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब करे उसे तुम डिस्टर्ब मत करना। 1 मिनट के लिए वो तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन दूसरे मिनट बाद वो गायब हो जाएगी। तो बार बार तुम इरिटेट ना होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। मुझे उस ऑनर की बात ठीक लगी, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज रात को मैं इस लाइब्रेरी के अंदर रुक जाऊंगा और रूम का किराया भी मुझे नहीं देना होगा। यही सोचकर मैंने दूसरे दिन से लाइब्रेरी में रुकना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम ठीक से समझ नहीं पाते, और उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके कुछ दिन के बाद ही मैंने पछताना शुरू कर दिया था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस लाइब्रेरी में मेरे साथ। उस लाइब्रेरी का राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राज नाम की वो लाइब्रेरी दिखने में जितनी खामोश लगती थी उतनी भयानक और डरावनी थी, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। जैसे ही मैंने उस लाइब्रेरी के अंदर जाना स्टार्ट किया था तो उसके अंदर चुप्पी छाई रहती थी। ऐसा लगता था कि ये लाइब्रेरी हमारे शहर की खामोश और सबसे सही लाइब्रेरी है। लेकिन धीरे धीरे उस लाइब्रेरी की अनसुलझी बातें मेरे सामने पेश होने लगी, जिनको जानकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन फिर भी मैं इन सभी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। दरअसल मुझे पता चला कि पहले दिन इस लाइब्रेरी के अंदर एक लड़की की मौत हो गई थी, और उसके कुछ दिन के बाद ही एक लड़का भी मारा गया था। कुछ दिनों तक तो वो लाइब्रेरी बंद ही रखी गई, लेकिन उसके बाद वो लाइब्रेरी फिर से स्टार्ट हो गई, और 1-1.5 साल के बाद उसके अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया। कहते हैं कि उस लाइब्रेरी के अंदर जाने वाला एक इंसान काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। और वो कहते हैं ना, हम चीज़ों को मान्यता नहीं देते तो अक्सर वही चीज़ें हमारे साथ कुछ गलत कर जाती हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास काफ़ी जल्दी टूट जाता है। उस दिन भी मैं रात में लाइब्रेरी के अंदर रुका हुआ था, और अब शनिवार का दिन था। और शनिवार के दिन तो मैंने कई दिनों से नोट किया था कि जैसे शनिवार का दिन आता था तो उस लाइब्रेरी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। उस लाइब्रेरी के केबिन में रुकने वाले कुछ लोग भी शनिवार के दिन वहाँ से चले जाते थे, और मैं अकेला ही लाइब्रेरी में रहता था। आज मुझे महीने के करीबन 17 या 18वां दिन था। तो उस दिन मैं आराम के साथ सोने लगा, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही थी। पढ़ते पढ़ते कब रात के 12:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ़ोन चलाकर आराम से सोने लगा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने लाइब्रेरी के दरवाजे को एकदम से खोल दिया है। और जब मैं यही देखने के लिए अपने बिस्तर से उठा तो बिस्तर से उठते ही मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि अभी भी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी थी। फिर ऐसा कैसे हुआ? एक पल के लिए मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मुझे उस पूरी की पूरी लाइब्रेरी में कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैं इन चीज़ों को इग्नोर करने के बाद वापस से आकर बिस्तर पर बैठ गया, और तभी किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। यह सुनते ही मैं पूरा का पूरा अचंभित हो गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर मुझे इस तरह से आवाज़ कौन दे सकता है।
यही सोचकर एक बार के लिए जब मैं वापस से अपने पीछे की तरफ मुड़ने लगा तो मुझे सफ़ेद कपड़े पहने वहाँ पर कोई नज़र आने लगा, लेकिन मेरी नज़र उसके ऊपर ठीक से नहीं जा पाई, या फिर यूँ कहें कि मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया था और लगातार अब मेरी आंखें उसी की तलाश में जुट गई थी। लेकिन फिर एक बार मैं डर से सहम गया, क्योंकि मुझे पता चला कि इस बार मेरे आजू बाजू में मुझे किसी के होने तक का एहसास नहीं हो रहा था। अब तो मैं पूरी तरह से समझ गया था कि या तो इस लाइब्रेरी के अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो मुझे परेशान कर रही है, या फिर कोई इंसान मेरे साथ मजाक करने पर तुला हुआ है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, देखो भाई, इस तरीके के घिनौने मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमको पहले कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता। दरअसल मुझे लगा कि मेरे लाइब्रेरी का कैंडिडेट विशाल होगा, क्योंकि मेरा दोस्त विशाल मुझे हर समय डराता रहता था, लेकिन मैंने कभी भी विशाल की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। मुझे बस विशाल एक मजाक के तौर पर लगता था। इस वजह से मैंने सोचा कि शायद आज भी कहीं ना कहीं विशाल मेरे साथ कोई गंदा मजाक करने की सोच रहा है। फिर मैं इन सभी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद वापस से अपने बिस्तर पर आकर सो गया। उसके बाद मुझे करीब आधे घंटे तक पायलों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की हमारी लाइब्रेरी के अंदर टहल रही है, लेकिन साला अंदर जाता तो वो कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर मुझे लगा कि वैसे भी लाइब्रेरी के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो जो भी होगा वो सुबह कैमरे के अंदर कैद हो जाएगा। उसके बाद मैंने केबिन के दरवाजे को बंद कर दिया और बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा। सुबह के 7 बजे के आसपास मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब बच्चे लोग लाइब्रेरी में आ गए थे और आज मुझे अपने बिस्तर से उठने में काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं नहा धोकर तैयार होने के बाद वापस से आकर टेबल पर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं पूरी तरह से तैयार होने के बाद अब अपनी टेबल पर आकर बैठ गया, और उसके बाद मुझे रात की वो बातें याद आने लगी जिनको सोच सोच कर मुझे हंसी भी आ रही थी और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन रात को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी अजीब सी चीज़ को महसूस किया हो। लेकिन बार बार मुझे ऐसा ही लगता कि साले विशाल ने मेरे साथ ज़रूर कोई मजाक किया होगा और वो आकर मेरे सामने जाहिर कर देगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई में ध्यान देने लगा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने ज़ोर से थपथपाया, और जैसे मैंने मुड़ते हुए देखा तो मैंने पाया कि ये तो मेरा दोस्त विशाल ही था। विशाल को देखकर मैंने कहा, अबे साले, तू मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था? इतना सुनते ही विशाल ने कहा, कब की बात कर रहा है तू? तो मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर विशाल ने कहा, लगता है यार तू पागल हो गया है। रात को तो मैं वैसे भी इस लाइब्रेरी के आसपास नहीं भटकता, मैं लाइब्रेरी के अंदर कैसे आऊँगा? विशाल की बात के अंदर दम तो था, क्योंकि वो इस लाइब्रेरी के अंदर डरता हुआ आता भी नहीं था। फिर वो रात के 12:30 बजे यहाँ पर क्या करेगा? फिर एक बार मैंने विशाल के सामने सारी बात शेयर की तो उसने कहा, एक काम करते हैं, हम दोनों चलकर सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं। ये सोचकर हम दोनों उस लाइब्रेरी के ऑनर के पास गए और उसे पूरी बात बताई। हमारी पूरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उस लाइब्रेरी के मालिक ने कहा, देखो भाई साहब, ये तो सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। भला लाइब्रेरी के अंदर कोई था ही नहीं, तो फिर आपको आवाज़ किसकी आई? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, आप एक बार सीसीटीवी में चेक कर लीजिए। वो क्या था कि उस लाइब्रेरी का मालिक थोड़ा सीरियस इंसान था, तो वो इतनी छोटी मोटी बातों को इतनी जल्दी समझता नहीं था। मगर जिस तरीके से मैंने आज के अनुभव को महसूस किया था, उसका एहसास करके अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैंने कुछ अजीब देखा है। फिर उसके बाद हम रात में हुए पूरे हादसे की रिकॉर्डिंग देखने लगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं तो बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था और मेरे आजू बाजू में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस खामोशी पसरी हुई थी। एक पल के खातिर तो मुझे लगा कि शायद रात मैंने कुछ सपना देखा होगा, लेकिन दूसरी पल मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हकीकत और सपने में बहुत फ़र्क होता है। वो हकीकत थी दोस्तों, उस वक्त मेरा पूरा दिमाग सनक गया था। या तो ऐसा था कि वो सीसीटीवी खराब हो चुका था, या फिर कुछ और ही चक्कर था। लगातार 2 या 3 घंटे तक मेरा दिमाग इन्हीं बातों में बिजी रहा कि आखिर ऐसा क्या था जो अभी भी पर्दे के आड़े छुपा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मेरे दिमाग के अंदर से ये बातें भी सुलझने लगी, और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी और मैंने ठीक से नहीं देखा होगा, और यही सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि क़यामत की आंधी अब शुरू हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी में दहशत अब कदम पटकने लगी है। रात के उस घनघोर अंधेरे के अंदर
सच में उस दिन मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। ये शनिवार का दूसरा ही दिन था और रविवार की रात थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर अब एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। लेकिन आज मेरे साथ कुछ लोग भी थे जो वहीं लाइब्रेरी के अंदर रुके हुए थे। हम सभी नाइट के अंदर एक साथ रुका करते थे, जिस वजह से हमें एक साथ होने के कारण डर तो कम लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस लाइब्रेरी के अंदर अब मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी थी। बार बार मेरे कानों में अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती। ऐसा लगता जैसे कि कोई मेरे आजू बाजू में भटक रहा है और उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जैसा कि कल रात मेरे साथ हुआ था। बिल्कुल अभी भी मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। बार बार मेरे कानों में किसी के पायलों की ध्वनि सुनाई देने लगते और ऐसा लगता जैसे कि कोई मेरे आजू बाजू में चल रहा है। लेकिन जब मैं आँख खोलकर देखता तो मुझे कोई भी नजर नहीं आता। दोस्तों, ये सच में हर किसी को हैरान कर देती है। लेकिन उसके बाद मैं आँख बंद करके चुपचाप लेट गया। मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे लगा कि जो भी चीज़ होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद मैंने ऐसा किया, मैं अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सोने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत के समय में हमें नींद कहाँ आती है। अब तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी मैंने अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की। बार बार मैंने उसे हाथ लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो उठ नहीं पा रहा था। मेरे दो दोस्त अभी भी मेरे साथ ही थे, लेकिन दोनों इतनी गहरी नींद में सोते थे कि उनकी नींद लगने के बाद उन्हें जगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और एक मैं था जो किसी हल्की सी आवाज़ से भी जग जाता था। लेकिन मैं भी अब अपने दोस्तों की तरह से इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी आवाज़ लेकर मुझे पुकारा है। और मैंने अपनी कंबल उठाई और गुस्से से उठकर मैं खड़ा हो गया। इस बार मैं अपने मुंह से आए हुए कुछ ऐसे गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करने लगा जिसे सुनकर बुरी आत्मा भी भाग जाए। इस बार मैं गाली गलौज करने लगा और मैंने देखा कि अब पूरी लाइब्रेरी का माहौल भी एकदम खामोश हो चुका था। मैंने एक टेबल उठाई और लाइब्रेरी के दरवाजे के पास आकर बैठ गया। मैं देखना चाहता था कि अंडरग्राउंड में बनी हुई उस लाइब्रेरी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार मुझे परेशान करने पर तुली हुई है और मुझे सोने नहीं देती। अभी मेरे हाथ में मैंने एक टेबल ले रखी थी। मैं इस टेबल को उसके ऊपर मारना चाहता था जो मुझे यहाँ पर नजर आए। कुछ देर तक तो मैं वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई भी नजर ही नहीं आया। तो मैं कुछ देर के खातिर वहीं पर बैठ गया। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि लाइब्रेरी के बाहर की तरफ कोई भागता हुआ गया है। इस वक्त रात के करीबन 1 बज रहे थे और इतनी रात को भला कौन हो सकता है। यही सोचते हुए मैंने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर की तरफ तो घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बाहर की तरफ किसी इंसान तो दूर की बात है, कोई परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। अब ये सब चीज़ें मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा परे हो चुकी थी। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। लेकिन इस बार मैं उसी तरह अब अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा जिस तरह से मुझे पैरों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने सोचा कि चलो आगे चलकर देख लेता हूँ, अगर कोई चीज़ होगी तो मुझे पक्का नज़र आ जाएगी। और यही सोचकर मैं कुछ दूर आगे चला गया और कुछ आगे जाने के बाद मेरी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, लेकिन हवा का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर उस पेड़ का इस तरह हिलना मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे करके मैं लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा दूर आ गया था और वो बरगद का पेड़ एक अलग ही हलचल कर रहा था। उस बरगद के पेड़ की हलचल से मेरे अंदर डर पैदा होने लगा। उस बरगद के पेड़ से मैं कुछ दूर और आगे चला गया और वहाँ से कुछ दूर आगे जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी वीरान स्थान पर आ गया हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक कब्रिस्तान में आ गया हूँ और अपने आप को कब्रिस्तान में देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सच कहूँ तो मेरा दिमाग सटक गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से ही मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया हो और वो हाथ इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा। अब मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकता था, क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे कि अगर आप किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है, तो उस वक्त हमें पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। हालांकि मुझे इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं था, इसलिए मैं अभी भी चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा और मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसी बीच मुझे फिर से ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है,
क्योंकि अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे मुझे बहुत सारे लोगों के कदम पटकने की आवाज़ें आने लगी हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस कब्रिस्तान के अंदर किस तरफ से आया हूँ। चारों तरफ तो यहाँ ताराबंदी लगाई हुई थी और ऊपर से जाल भी लगाया गया था, जिस वजह से यहाँ से बाहर निकल पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हुआ था। मैंने अपने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं भी उस कब्रिस्तान के अंदर एक जगह पर स्थित नहीं रुकने वाला था। मैंने लगातार इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई दरवाज़ा नज़र ही नहीं आ रहा था। बार बार मुझे अपने कदमों के साथ साथ किसी और इंसान के कदम पटकने की आवाज़ आती, लेकिन मुझे अपने पूर्वजों की कही गई बातें याद थी कि अगर हम किसी सुनसान जगह पर हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अनजानी है, तो हमें बिल्कुल भी पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पीछे पलटने से काली शक्तियाँ अपनी ताकत डबल कर देती हैं और उसके बाद हमारे ऊपर वो हावी हो जाती हैं। लेकिन पहले मैंने कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन आज इन चीज़ों की मुसीबत में पड़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कुछ बड़ी गलती कर दी हो। अब तो मुझे खुद पे खुद ही पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसी लाइब्रेरी को ज्वाइन ही क्यों किया, जिसके अंदर भूत प्रेत को काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं दी जाती हैं, और फिर उसके बाद भी मैंने किसी की बात नहीं मानी। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका था। मुझे आगे की होने वाली चीज़ों पर अब ध्यान देना था, इसलिए अब मुझे किसी भी तरह इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना था। अब इन सब चीज़ों को सोचते सोचते मैं बिल्कुल एकदम स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग भी काम करना बंद करने लगा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ कोई कब्र पड़ी थी। उसके अंदर से मुझे एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर के ऊपर पत्थर घसीट रहा है। मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देख लिया, और इस बार जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैंने पाया कि इस बार उस कब्र के अंदर एक लाश पड़ी थी जिसने पूरी की पूरी कब्र को हिला दिया था। उस भयानक नज़ारे को देखकर मैं पूरी तरीके से डर गया था, लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और वापस से पीछे पलटकर वहाँ से भागने लगा। इस बार मैंने अपने कदमों को कहीं पर भी रोकना ठीक नहीं समझा और लगातार तेज गति से मैं भागता रहा। कुछ आगे जाने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक लोहे का बड़ा सा गेट दिखा। कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से पक्का हो चुका था कि यही इस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का दरवाज़ा है। और उसके बाद जैसे मैंने उस दरवाजे को हाथ लगाया तो मुझे करंट का झटका लगा, जिस वजह से मैं एकदम से उछला और उसके बाद पीछे की तरफ गिर पड़ा। उस वक्त मुझे गेट की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गेट के अंदर इस तरह से करंट उत्पन्न कैसे हो सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें थी जो इस वक्त मेरे दिमाग में पहाड़ बनकर मंडरा रहे थे, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन के तौर पर नहीं देख पा रहा था। मुझे बस दुविधा ही दुविधा दिख रही थी। फिर मैंने उस गेट को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने ऐसा ही किया तो मुझे भयानक करंट का झटका लगेगा और मैं गिर जाऊंगा। इससे अच्छा होगा कि मैं बगल में लगी हुई तारबंदी के ऊपर से निकल जाऊं। मैंने उसी वक्त उस बगल वाली तारबंदी के ऊपर चढ़ने की कोशिश की ताकि मैं वहां से निकल सकूं। फिर जब मैंने उस ताराबंदी को हाथ लगाया तो मुझे करंट का झटका बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ और मैं बहुत ही आसानी के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जब मैं वहां से भाग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। गलती से मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देख लिया, और जब मैंने पीछे देखा तो करीब 7 दिन तक मेरा बुखार नहीं उतरा। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मुझे उसी कब्रिस्तान के घने सारे मुर्दे अपने पीछे भागते नजर आ रहे थे। उन सभी की गर्दन धड़ से अलग थी और वो मुझसे भी कहीं तेज गति से भागे जा रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और करीब आधा किलोमीटर तक भागते हुए मैं सीधा लाइब्रेरी के पास आकर थम गया। मैंने जल्दी से उस लाइब्रेरी के दरवाजे को खोल दिया। किसी तरह मैं लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ तो तब तक मेरा दोस्त उठ चुका था। रात के 3 बजने को आए थे और मेरे डरे हुए चेहरे को देखकर उन्हें साफ मालूम हो गया था कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई है। पूरी रात निकल गई। सुबह मैंने सारी घटना दोस्तों को बताई तो किसी ने भी मुझे उस लाइब्रेरी की वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं बताई। पर दोस्तों, अब तो मैं उस लाइब्रेरी को छोड़ चुका हूँ कि आखिर उस लाइब्रेरी की हकीकत क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।